डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ इकरा हारिस। पाकिस्तानी मईशत और सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। बजट आ रहा है 18,000 अरब रुपए का ये भारी भरकम बजट अब आवाम के सरों पर मंडला रहा है। दावे तो ये हैं कि महंगाई को 8.6% पर लाया जाएगा और GDP की शरह नमू 4.1% रहेगी। लेकिन IMF के साथ बजट मुज़ाकरात की तकमील के बाद जो अंदरूनी कहानियाँ सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक और कमर तोड़ हैं। टैक्स का हदफ 15,500 रुपये से जायद रखने की तैयारी है और इस हदफ को पूरा करने के लिए IMF ने हुकूमत को जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दी है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रक और बसें हों या मिडिल क्लास का वाहिद सहारा सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, नए बजट में इनको सब महंगा करने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में आवाम की जेबों से 1727 अरब रुपए निकालने का हदफ है, जो गुज़िश्ता साल से भी 259 रुपये से ज़्यादा है। सवाल ये है कि क्या इस बजट का मकसद मुल्क की मईशत को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाना है या सिर्फ IMF के अहदाफ को पूरा करना है। एक तरफ अवाम पर टैक्सों का ये पहाड़ तोड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ खुद हुकूमती सफ़ों से करप्शन और बैड गवर्नेंस के वो खौफनाक एतराफ़ात सामने आ रहे हैं। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने खुद वापडा और सिस्टम के अंदर मुनज़्ज़म करप्शन का पोल खोल दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद भी आहो बका कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब हुकूमत की अपने वज़रा और इत्तेहादी करप्शन पर चीख रहे हों तो इस निज़ाम का एहतसाब और इस्लाह कौन करेगा जहां अवाम मसाइल के अंबार तले दबे हैं। और अपोजिशन का भी एक अलमिया है कि तारीख के सबसे बड़ी मकबूल अवामी सपोर्ट रखने वाले का दावा यह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत पर दबाव बढ़ाने और बजट पर कोई ठोस दस्तावेजी या संजीदा तनकीद पेश करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर मौशिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब। सर, बजट आ रहा है और मुझे तो ज़ाती तौर पे कुछ ख़ास इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन तनख्वाहदार तबका ये सोचता है कि हम पे मज़ीद और कितने टैक्सेस लगेंगे, सैलरी आने से लेकर ख़र्च होने तक, बैंक से निकालने तक, उसके बाद अगर कहीं कुछ खा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ टैक्स ही टैक्स है। कुछ रिलीफ आपको नज़र आता है सर? देखिए, पहली चीज तो मुझे तनख्वाहदार सब तक की बात नहीं समझाती। हम इस मुल्क में इतने बटे हुए हैं, कोई हर तरीके से बटे हुए। अब तनख्वाहदार तबका एक और नया निकल आया जी। देखिए, सब टैक्स दे रहे हैं, सब मारे हुए हैं। ठीक है, ये एक नैरेटिव बनाया हुआ है ब्यूरोक्रेट्स ने कि सिर्फ वही दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं दे रहा। बाकी एक चीज याद रखिए, तनख्वाहदार तबके में से बहुत मेजोरिटी सरकारी मुलाजिम है, और सरकारी मुलाजिम तो टैक्स देता नहीं है, वो टैक्स पे जिंदा रहता है। ये भी एक बात है। बाकी रह गई बात बजट की। बजट तो हम बनाते ही नहीं, IMF बनाता है। जिस दिन हम लोग खुद हम में जान आ जाएगी उस दिन कोई बात बनेगी, वो अभी नहीं आई। पता नहीं कितने 100 साल और लगेंगे। अच्छा सर, डायरेक्ट नेट बढ़ाने के बजाय अब ये जो एक नई समझ आ रही है कि जनाब आप हाइब्रिड गाड़ियों, स्पोर्ट्स मूविंग गुड, फास्ट मूविंग गुड्स और वेल होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा करें। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि IMF कहता है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं या जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये भी पोश लोगों की पहुंच में है, इस पर भी टैक्स लगाएं। बट अब तो हम बार बार लोगों को ये कह रहे हैं पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता तो आप फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों पे आ जाएं, अगर इस पर भी टैक्स लग जाएगा तो वो भी तो एक बोझ ही होगा। आपको लगता है दिस इज़ द राइट अप्रोच? देखिए जी, मैं तो बार बार कह चुका हूं, पर मेरी बात कौन सुनता है, कौन ना आप सुनते हैं ना कोई और सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। पहली चीज तो मुझे बताइए कि सरकारी अफसरों की जो तनख्वाहें अभी निकल रही हैं, बहुत सारे अफसरों की, मैं बहुत अफसर जानता हूँ, 50 लाख करोड़ रुपया। बैंकों के जो हेड्स हैं उनकी तनख्वाहें तो 2.5-3 करोड़ रुपया महीना है। और मैं उन लोगों में से हूं जो कहता था बैंक को प्राइवेटाइज करो। अब मैं कहता हूँ गलती होगी, बैंक को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हमारी जो सरकारी अफसरों की तनख्वाहें वो तो कोई देखता नहीं है। आप अगर गौर करें, मैंने आज से 5 साल पहले एक रिपोर्ट निकाली थी, किताब की शक्ल में है, देख लें। उसका नाम है पर्क रिच कैश पुअर। कि आप सरकारी अफसर होते हैं, मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 2 लाख है, 1 लाख है, पर वो ये नहीं बताता कि उसके पास 10 गाड़ियां, उसके पास मुफ्त पेट्रोल है, उसके पास मुफ्त बिजली है, उसके पास 50 नौकर है, उसके पास 2-3 बड़े बड़े सरकारी घर हैं, वो भी शहर के सबसे अच्छे इलाकों में। उसके पास 10-15 बोर्ड मेंबरशिप। ये चीजें कब खत्म होंगी? असल जो रिफॉर्म यहाँ से शुरू होता है। पहले चीज, आप जो आपके बेवकूफ वाले एक्सपेंडिचर को खत्म कर दें। क्या वजह है कि ग्रेड 17 का अफसर एक डाला लिए फिर रहा है, साथ उसके आगे पीछे 3-2 डाले फिर रहे। एक तो मुझे पता नहीं, डालों के बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते थे।
मैडम मैं जब बच्चा था मेरा बाप भी एक अफसर था, सरकारी अफसर। वो तो साइकिल पे दफ्तर जाता था। और वो जनाब जब चीफ सेक्रेटरी भी था तो अपनी गाड़ी पे दफ्तर जाता था, ये नहीं कि उसके पास सरकारी गाड़ी, उसके पास कोई डाले नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। अब तो आपकी जो सरकारी अय्याशी हैं, मैं तो कहता हूँ पहले मैं आईएमएफ से पूछती कि सरकारी अय्याशी नजर नहीं आती। जहाज के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब अब हर अफसर को जहाज चाहिए। हालत ये हो गई कि आईजी साहब के पास जहाज आ गया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। ये चीजें कब खत्म होगी मुझे बताइए। और ये जो आपने गेटेड स्टेट्स बना लिए, कभी आप सरकारी अफसरों के घर गई हैं? अगर नहीं गई, मैं मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप कर नहीं सकेंगे, दरख्वास्त है कि आप एक कैमरा लेके ना सरकारी अफसरों के घरों में चल जाएं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता, हर शहर में सरकारी अफसरों के घर जाके दिखा दें लोगों को कैसे उनके लॉन्स, उनकी माशाल्लाह यशियां, उनके तो क्लब्स डॉक्टर दिखा दें। साहब, जब आप ये तमाम फैक्ट्स बता रहे हैं और अभी आप कह भी रहे थे कि हम आईएमएफ का कशकोल खुद से नहीं तोड़ना चाहते, भारत ने तोड़ दिया। सो आईएमएफ जब बाकी चीज़ें करने को कहता है तो फिर आईएमएफ ये क्यों नहीं कहता कि ये जो अखराजात हो रहे हैं डालों वाले या घरों वाले या हुकूमत के जो अपने हैं, इसको सबसे पहले कम करें? मैडम मैंने कहा ना, मैंने 30 साल आईएमएफ में काम किया है, बड़े मुल्कों में गया हूँ, ठीक है। मैं जब जाता था मैं लोगों को अक्सर कहता था, भाई मैं आपका आपका काम नहीं करने, आपको बचाने नहीं आया। अभी तक मेरी कदर बड़ी है, 2-3 मुल्कों में जाता हूँ, वो भी तक कदर करते हैं। मैं उनको कहता था, भाई मैं आपको बचाने नहीं आया, मैं अपनी नौकरी बचाने आया हूँ। तो अगर आप सोचते हैं मेरे कंधे बंदूक रख के चलाएंगे तो नहीं होगी बात। आपको अपने कंधे बंदूक रख के चलानी है। तो अगर आप नहीं करेंगे कोई काम, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, पर मैं अपना करियर दांव पे नहीं लगाऊंगा। अगर मैं डालों वगैरह की बात करता हूँ, आगे जाके लोग मुझे नौकरी से निकलवा देंगे, मैं क्यों करूँ भाई, मेरा क्या इसमें पे ऑफ है। सर, मतलब जब ये ये जो सूरत हाल तमाशे। है और आपका ख्याल है 90% 90% इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स की शक्ल में खुद ब खुद आ जाता है, फिर भी एफबीआर अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाता, तो फिर इतनी बड़ी मशीनरी, हज़ारों मुलाजमीन का आखिर काम क्या है? आप मुझे बताइए, आपने कभी देखा है? चलिए एक और काम कर लें, कैमरा लेके मिनिस्टर साहब के दफ्तर चल जाते हैं, मैं आपको मिनिस्टरों के दफ्तर ले जाता हूँ, आप खुद भी जा सकती हैं, आपको पता है। मिनिस्टर साहब जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो इधर साइड पे, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे 10 15 15 बंदे आते हैं, नीचे 3-4 गाड़ियां खड़ी होती है, एयर कंडीशनर चल रहा होता है, उनके अंदर 15-20 बंदे बैठे होते हैं। इतनी अय्याशी मैडम मैंने कभी नहीं देखी किसी मुल्क में, बड़े मुल्कों में रहा हूँ, मैंने इतनी अय्याशी कभी नहीं देखी। अमेरिका में चीफ जस्टिस के घर के पास में रहता था, उसकी वो अय्याशी नहीं थी जो हमारे ग्रेड 17 अफसर की अय्याशी है। उसका घर अपना खरीदा हुआ था, उसका घर सरकारी घर नहीं था। लैरी समर्स ट्रेजरी सेक्रेटरी था, वो उसने जब घर खुद खरीदा, जो स्टिग्लिट्ज़ जो था वो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर था, खुद घर खरीदा उसने। उनके पास कोई डाले नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं था। आपकी जो अय्याशी है मैडम, इसका किसी ने तो किराया देना ना, वो तो फिर आपने ही देना है, हमने टैक्स पेयर्स ने देना, हम लोगों ने देना है। आईएमएफ क्यों दे भाई? आईएमएफ कहता है हम क्यों दे भाई, तुम लोग दो, तुम लोग ये चाहते हो तो तुम दो। सर, ये अब जो सीधी सी 19 बात है, 19% जो जीएसटी बढ़ाने की तजवीज़ है, ये कितनी वायबल है और आपके ख्याल में ये जो बजट बिल्कुल आएगा होगा, और इससे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 5-6 साल में ये 25 पे जाएगा। तो देखिए 19% जीएसटी आईएमएफ का होने तो के बड़ा बाद सिंपल, हमारी इकोनॉमी और ये आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी खुश है अपनी जगह, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हंसते हैं जब मैं ये कहता हूँ, पर ये याद रखिए, हमारा फ्यूडल सिस्टम है। हम ताहयात अरसे अरसे से, सदियों से हम सेठों की कदर करते आए हैं, सरदारों की कदर करते हैं। हमारा अभी भी वही हाल है, हमारा आम आदमी कदर करता है सेठ और सरदार की। वो इस लाइन में एक कास्ट सिस्टम है जिसमें वो बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो दीज आर हार्ड थिंग्स एंड यू डोंट लाइक देम व्हेन आई से देम, बट आई थिंक समबडी हैज टू बिगिन टू टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ये सही। कहना कि आईएमएफ ज्यादती कर रहा है, बिल्कुल नहीं ज्यादती कर रहा। आईएमएफ क्या करे, वो देख रहा है भी आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, वो कह रहे हैं यार अपने इनकम बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाने के लिए। अगर आप दुनिया से कर्जा मांगने जाते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल आईएमएफ का क्या रोल है? आईएमएफ का रोल ये है ना, उसने आपको एक सर्टिफिकेट देना है कि आप कर्जा ले सकते हैं। वो कहता है सर्टिफिकेट लेने के लिए ये मिनिमम काम कर लो, बस ठीक है, सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। ठीक है, वो सर्टिफिकेट क्या होता है? 6 महीने, साल का होता है, उससे आगे तो नहीं होता। आईएमएफ को भी पता है कि हमने उससे बाहर नहीं जाना, हमने भी अगले 5-6 साल 10 साल इधर ही रहना है, चाहे शायद 30 साल इधर ही रहना है। तो वो कहते हैं हम क्या करें यार, एक मरीज, मैडम आप इस तरह सोचें, आप अस्पताल में डॉक्टर है, मरीज है जो रोज दारू पी के आ जाता है या कोई मॉर्फिन का टीका लगा के आ जाता है और आपसे कहता है यार मुझे एक पैनाडोल दे दो, तो आप उसको पैनाडोल देंगी और क्या करेगी? बिल्कुल ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए,
ज़राअत हो गया, रिटेलर्स हो गए, रियल एस्टेट हो गई, हुकूमत इनसे टैक्स लेने में नाकाम क्यों है? देखिए जी, ये भी बात गलत है, ठीक है? रियल एस्टेट से ले लें, रियल एस्टेट से क्या आप टैक्स लेंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। एक तो हमारे मुल्क में मिथ्स बड़ी बनी हुई है, रियल एस्टेट है कहाँ इस मुल्क में बताइए? प्लॉटों की गेम बाबुओं ने बनाई है, उसमें ये लोग हमें इम्प्रेशन देते हैं बड़ा पैसा बनता है। मैडम आपने कभी प्लॉट लिए हैं? कोई पैसा बनाया आपने प्लॉट में? आप किसी को जानती है जिसने प्लॉटों में पैसा बनाया है? मैं फिलहाल तो तो हैरान होता हूँ जो इतने हमने मिथ बनाई हुई है प्लॉटों का। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब फॉर अ वेरी एनालिसिस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे वज़ीर इत्तलात KP शफ़ी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफ़ी आपके वक्त का। गिला है PTI के लोगों का कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हुकूमत कह रही है कि सबको यकसा मौक़े दिए गए हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है, ना ही किसी को रोका गया है, ना ही हुकूमत का इसमें कोई किरदार है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इससे बड़ा सफेद झूठ और क्या होगा? हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बाकी पार्टियां गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी आजादाना तरीके से अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। वहां पे वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, हमारे MNAs को नहीं छोड़ा गया वहां पे। पहले जुनैद अकबर खान साहब 2 दिन वहां पे रहे। जब उनकी प्रेजेंस की वजह से चीजें मोमेंटम पकड़ने लगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाकी MNAs उनके हमरा थे, महबूब शाह साहब उनके हमरा थे, सलीम रहमान साहब उनके हमरा थे, MPA नईम साहब उनके हमरा थे, डॉक्टर अमजद MNA हमारे उनके हमरा थे। उनको पहले गिरफ्तार कर दिया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया। तो इस वक्त दोनों जमातों को अपनी शिकस्त वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है, इमरान खान अमली तौर पे ये इलेक्शन जीत चुका है। अब हमने वोट को सिर्फ महफूज करना है, उसके महफूज करने के अमल पे काम करना है। वोटर की जिद इमरान खान है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम फैसला कर बैठी है। 7 जून को इंशाल्लाह क्लीन स्वीप तहरीक इंसाफ करेगी। अच्छा सर, आपके बकौल हुकूमत आप लोगों के खिलाफ हथकंडे तो अपना रही है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी बड़े इख्तलाफात हैं और सवाल ये है कि शायद अंदर भी इख्तिसाम मेरे नहीं हो रहा। आपके इस सवाल से इख्तिलाफ करूंगा, मेरे नहीं, बकौल आप पहले नहीं, पूरा ये तो सवाल सब सुन लीजिए। इख्तलाफात अगर बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए तो सुहेल आफरीदी साहब अब घर घर जाकर आपके MPAs को मना रहे हैं। ये भी पता है कि शायद 20-30 MPAs का कुछ ग्रुप है जो तरक्याती फंड्स ना मिलने पर भी नाराज है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपकी तवासत से, आपके इस कैमरे के तवासत से 20-25 क्या 2 नाम हमें बता दें, 2 MPAs बता दें जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में हो, या ये ख्याल उनके जहनों में हो, या वो इनहराफ कर रहे हो। तहरीक इंसाफ 1 मैन आर्मी है, ये इमरान खान की पार्टी है। यहाँ पे इमरान खान का फैसला फाइनल फैसला होता है। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो इमरान खान साहब के नामजद वजीर आला है, कंप्लीटली एतमाद है उन पे। अगर किसी को शौक है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का, या ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 20 MPAs है, कोई कह रहे 27 MPAs है, कोई 50 का फिगर दे रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तमाम तज्जिया निगारों को, तमाम न्यूज चैनल्स को, तमाम उन जराए को कि 5 MPAs के नाम लेके बताएं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में है। अगले 10 मिनट पे 5 के 5 MPAs जिनका ये जिक्र करेंगे उनकी तरदीद आ जाएगी। ये तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे इमरान खान का ही वोट है, किसी का कोई जाती वोट नहीं है। ये तजुर्बा महमूद खान ने भी किया था, ये तजुर्बा परवेज खटक ने भी किया था। जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ी, आज वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो चुका है। अगर कोई ये ख्याल अपने जहन में रखता भी है तो उसको ये जो ख्याल है ये बाहर निकालना चाहिए अपने जहन से। और अभी तो वैसे आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अगर चलें सपोज कर लिया जाए कि कुछ MPAs इकट्ठे हो जाएं और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, तो फिर PTI की क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग उन MPAs पे जमीन तंग कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का सिक्का चलता है। बिल्कुल सही। तो शफी जान साहब, इन खबरों को भी डिनाई करेंगे कि कोई मुज़ाकरात या बैकडोर बातचीत हो रही है, तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान किसी सतह पर बात हो रही है? इकरा साहिबा, हम सियासी लोग हैं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी लोग बातचीत पे ही यकीन रखते हैं। बैकडोर राब्ते पे ना हमारी कोई ख्वाहिश है, ना हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देख रहे हैं। हम लोगों के बाजू पे, लोगों की वोट की मदद से, आम पाकिस्तानी की मदद से असम्बली तक पहुंचे हैं, ऐवानों में पहुंचे हैं। हम जो भी फैसला करेंगे अपनी अवाम के सामने वो फैसला करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है डिग्गी में बैठ के किसी से मिलने का। अच्छा शफी साहब, बजट अब चूंकि आने वाला है, महंगाई की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है,
लेकिन अब सवाल ये है कि ऑपोजिशन जो है वो इन सब हालात को अपने हक में कैश नहीं करा पा रही, ना ही कोई बजट पर संजीदा कोशिश हमें नज़र आती है, ना कोई दस्तावेजी तदकीद पेश होती है, सिर्फ ज़बानी कलामी एहतजाज की बात होती है। साहिबा 4 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। 2 साल पीडीएम की हुकूमत और उसके बाद फिर जिस तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई, इन 4 सालों में पाकिस्तान ने एक सेक्टर में तरक्की नहीं की। पाकिस्तान दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये जो बजट है ये महंगाई का एक नया तूफान लेके आएगा। आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, आप सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जिसमें आटा, दाल, चीनी की प्राइसेस आती हैं वो देख लें। इमरान खान साहब के टाइम में कितनी थी और आज कितनी है। आप इकोनॉमिक कंडीशन इस मुल्क की देख लें, आप डॉलर रेट देख लें। किसी एक सेक्टर में इस हुकूमत ने कोई भी काम नहीं किया। आप फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख लें, एक्सपोर्ट्स को रख लें, आप इन्वेस्टमेंट को रख लें। ये जो बजट आएगा ये महंगाई का एक नया तूफान लेके आएगा। बिल्कुल तहरीक इंसाफ को एक वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। कौमी असम्बली के अंदर कौमी असम्बली की कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन अचकजई साहब है, उनको एक वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, आम लोगों की जो इश्यूज है उस पे बात करनी पड़ेगी। 28वीं तरमीम को रोकना होगा। ये तमाम तर चीजें इस वक्त तहरीक इंसाफ की सफ़ों में डिस्कस हो रही है और इसके लिए लाएमल भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, वफाकी कारकर्दगी पर से हमने बात कर ली, केपी की जो 13 साला कारकर्दगी है उसको आप कैसे देखते हैं? आपके सूबे में अमन हो, तालीम हो, दूसरी तरक्याती फील्ड्स हो, उसमें आपको लगता है आप लोग दिफा कर पाएंगे अपनी सूबाई कारकर्दगी का? इकरा साहिबा, हम 12 साल से मुसलसल हुकूमत में हैं और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में किसी जमात ने दूसरी दफा हुकूमत नहीं की। 2002 में यहाँ पे एमएमए की गवर्नमेंट थी, 8 में एएनपी की गवर्नमेंट में थी और 13 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और तब से लेके आज तक तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो हम हुकूमत में हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कोई दूसरी दफा आपको वोट नहीं देता। मैं तो इनको बारहा चैलेंज कर रहा हूँ तमाम जमातों के, आप भी अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लेके आए, हम भी अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। हमने ज्यादा काम इनसे किया है महदूद वसाइल में। इनको जितने फंड्स मिले, हमें जितने फंड्स मिले वो भी सामने रख दे। एनएफसी में हमें अपना शेयर नहीं मिल रहा, एनएचपी का हमें अपना शेयर नहीं मिल रहा, जम एरिया के अजला के पैसे हमें नहीं मिल रहे। अमन अमान की सिचुएशन आपके सामने है। बंद कमरों के फैसलों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा आज जारी दहशतगर्दी की लहर में मुब्तला है। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब डिलीवर भी कर रही है गवर्नेंस के हवाले से, और सुहेल आफरीदी साहब बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर चीजों को, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन हो या फिर गवर्नेंस के इश्यूज हों। लेकिन ये जो जम वाले पैसों की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो बारहा बार कहा गया है कि पहले भी जो फंड्स दिए गए वो आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी बेस पे सूबे में दीगर जगहों पर इस्तेमाल किए, उधर नहीं किए जहां होने चाहिए थे। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जनाब ये जो फाटा इंजमाम है, जेयूआई को भी यही एतराज़ है कि ये वापस अपनी असल शक्ल में चला जाए। देखिए, 700 अरब रुपए बनते हैं। हमसे वादा किया गया था कि जब ये अजला जम हो जाएंगे तो हर साल खैबर पख्तूनख्वा को 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। 7 सालों में 700 अरब बनते हैं, हमें सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं। 568 अरब रुपए हमें नहीं मिले। अगर ये हमें टाइम पे मिलते तो हम वहाँ पे तालीमी मराकज खोलते, सेहत के मराकज खोलते, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते, रोजगार का बंदोबस्त करते, तो ये दहशत गर्दी उन इलाकों में नहीं होती। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। और यहाँ तक बात लगाने, पैसे लगाने की बात है तो हम सेटल एरिया के पैसे जम अजला में लगा रहे हैं। जम अजला के पैसे तो लेकिन आप जो छोड़े, 132 अरब मिले वो आपने वहां लगाए? 132 अरब का एक एक रुपए का हम ब्रेक इवन एनालिसिस देने को तैयार हैं। हमारा केस ही यही है इकरा साहिबा कि जो हमारे 4,758 अरब रुपए जो हमारा अपना शेयर है वो खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाए। तमाम तर चीजों को बड़े मुदल्लल अंदाज में हमने हर प्लेटफॉर्म पे उठाया। हम अब इंशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में हुकूक खैबर पख्तूनख्वा के नाम से। वहां पे तमाम सियासी जमातों को हम इकट्ठा करेंगे, तमाम सियासी अकाबरीन को इकट्ठा करेंगे, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो। अफरीदी साहब की बड़ी खूबी है कि जब भी खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है, जब भी कलेक्टिव इशू आता है, वो तमाम तर लीडरशिप को इकट्ठा कर लेते हैं। आपने अमन जरगा में देखा, आपने गंदम के इशू पे बात दी की, आपने गैस सेक्टर पे जब गैस बंद की तब भी तमाम लोगों को इकट्ठा किया। हम एक दफा फिर तमाम लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा की बात है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक की बात है। तो इसका एजेंडा क्या होगा? कोई मुतालबात आप सामने रखेंगे और फिर जेयूआई को भी इसमें दावत देंगे? तमाम सियासी कुव्वतों को हम दावत देंगे, तमाम सियासी अकाबरीन इसमें हिस्सा लेंगे, वो आएंगे, शरीक होंगे।
आगे स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, लाएअमल दिया जाएगा, एहतजाज का हो, कौमी असम्बली के सामने धरना हो या सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना हो या जो मुतलका फोरम्स हैं उनके सामने एहतजाज हो, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठे होकर एहतजाज का रास्ता अपनाएंगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अशरफी जान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वज़ीर इत्तलात केपी मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC इस वक्त ज़िद और हठधर्मी की तमाम इंतहा को छू रही है। इनके मसाइल और तजावीज़ पर गौर व फिक्र के लिए वफाक ने अपने आला तरीन सियासी वक्त मुज़ाकरात के लिए भेजा और इस वक्त में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, कमर जमान कायरा साहब, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर शामिल थे। यहाँ तक कि वज़ीर आज़ाद कश्मीर और चौधरी यासीन जैसी मुख्तर और अहम तरीन सियासी शख्सियात शामिल थी। इस संजीदा कोशिश का नतीजा ये निकला कि एक्शन कमेटी के 38 में से 35 मुतालबात मनोअन तस्लीम हुए और अवाम की फलाह और बुनियादी मसाइल से जुड़े 90% से ज़ायद मुतालबात तस्लीम कर दिए गए और जो बाकी बच गए उनमें खालिस्तन तवील मुद्दती मालियाती पॉलिसी, आइनी मामलात और वसी तर मुशावरत से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें सड़कों पर बैठ कर या धमकियों या किसी डेडलाइन के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद एक्शन कमेटी इन 3 मुतालबात को बुनियाद बनाकर मुज़ाकरात की नाकामी का एक और मुनज़्ज़म ड्रामा रचा रही है और एहतजाज मौखर करने से साफ इनकार कर रही है और इलाके को यरगमाल बनाने पर बज़द है। आज़ाद कश्मीर के माली हक़ाइक़ ये हैं कि इसकी अपनी सालाना आमदन महज 60 अरब रुपए है, जबकि वहाँ का कुल बजट 300 अरब रुपए से ज़ायद है और इस बड़े खसारे को पूरा करने के लिए वफाक हर साल अपने ख़जाने से 240 में से 250 अरब रुपए सालाना फराहम करता है। और इस भारी माली ताउन के बावजूद अगर एडवांस टैक्स के खात्मे की ऐसी ज़िद की जाए जो बराह रास्त तरक्याती मनसूबों और अवामी खदमात को मफलूज करने के मुतरादिफ हो। बात सिर्फ बजट तक नहीं है। 1989 से मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आने वाले 63,000 से ज़ायद बेघर मुहाजिरीन को वफाक पाकिस्तान अपने पास से सालाना तकरीबन 15 अरब रुपए के वज़ाइफ भी दे रहा है। अब एक्शन कमेटी की जानिब से मजलूम मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए रखी गई 12 आइनी नशस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा हो रहा है। ये 12 नशस्तें एक आइनी मामला है जिसमें तब्दीली सिर्फ पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी इन हसास मामलात को भी अना का मसला बना रही है। इसी पर बात करने के लिए मुझे हसन इब्राहिम साहब MLA हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब। क्या इस तहरीक का मकसद वाकई अवामी मसाइल का हल था? क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जानबूझकर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है और लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अज़ाब बनाना इनका शायद मकसद है। बहुत शुक्रिया जी। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का जो बुनियाद जब डला तो बुनियादी तौर पर उसमें जो अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं उसी के लिए लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे और वो जो लोग इकट्ठे हुए थे वो खालिस्तान किसी एक जमात से नहीं थे या एक नज़रिए से नहीं थे। वो तमाम जमातों के तमाम मकतबा फ़िक्र से लोग जो है वो इस कोशिश में निकले थे, जिसमें आपको याद होगा एक वक्त आया था कि एकदम से बिजली बहुत महंगी होनी शुरू हो गई थी और आटा भी उस वक्त काफ़ी महंगा था। बुनियादी तौर पे बिजली और आटे के लिए लोग जो है वो निकले। अब वो जब निकले और ये दोनों चीज़ों में उनको जो है वो रिलीफ मिली और जिसकी वजह से लोगों में इनकी जो पजीराई है वो बढ़ गई। अब इसमें जो समझने वाली बात है, जहाँ आमतौर पर ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोग हैं वो आम लोग इसके अंदर जमा हुए थे, मगर ये क्योंकि इसकी बुनियाद रखी गई थी एक ये जो ताजदान का फोरम है उसके ज़रिए और उसमें जो लोग जो लीड कर रहे हैं वो उनके अपने नज़रियाती बैकग्राउंड हैं और मोस्टली वो एक हमारे यहाँ जिसे कहते हैं नेशनल सेटलमेंट पाया जाता है उस बैकग्राउंड के लोग हैं। अब वो भी हमारे ही लोग हैं, कोई बायस से नहीं है और अपने नज़रियात रखना कोई गलत बात नहीं है, मगर उनको चाहिए था अगर अपने नज़रियात का ही उन्होंने प्रचार करना था तो अपने जो नज़रियाती फोरम्स हैं, जो अपने नज़रियाती जमाती हैं उनके प्लेटफॉर्म्स जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए था। अब बुनियादी हकूक़ की आड़ में अगर आप जो है वो एक नज़रियाती इंतशार फैलाने की कोशिश करें तो वो मेरे ख्याल से गलत बात है। अब उनको क्योंकि 2 दफ़ा वो ऑलरेडी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, दोनों दफ़ा जो है मोर और लेस उनको जो है वो रिलीफ मिली है। अब इस जो ये फेम इनको मिली है अब इसको वो जाहिर सी बात है लूज नहीं करना चाहते और एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर जो लेकिन है सर वो आपको नहीं लगता कि इनके 38 में से 35 मुतालबात तो तस्लीम हुए हैं लेकिन फिर भी एहतजाज की ज़िद है, तो सिर्फ 3 मुतालबात जो बाकी रह गए हैं वो ओवरनाइट तो हल नहीं होंगे?
جو مین بنیادی بات جس پہ اڑی ہوئی ہے ساری بازی وہ ہے مہاجرین کی نشستیں. اب مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کا وجود جو ہے وہ اب جو بات سمجھنے کی ہے کہ جو آزاد ریاست جموں کشمیر کی جو حکومت ہے جو بیس کیمپ کی حکومت جسے کہتے ہیں, یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تحریک آزاد کشمیر کے تناظر میں. اور جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے جو کشمیر جس کے اندر لداخ ویلی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, جب آپ پورے کشمیر کو کام کرتے ہیں یہ تمام سارے اس خطے کی جو ہے نمائندگی کرتی ہے یہ حکومت یہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے. اب جب آپ اس میں بات کریں کہ جی ہم مہاجرین ان مہاجرین کو جنہوں نے جو 80 سال سے جو ہے وہ ایک نظریے کے پیچھے پاکستان کے علاق کے ایک جو جدوجہد ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں, وہ پاکستانی جھنڈے میں اپنی جو ہے وہ دفن بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایک 80 سال سے ایک تحریک چلا رہے ہیں. اور اس تحریک کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کو جو ان کی بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں اس کا مل پا رہے, یا وہ آزادی نہیں ہے جو ہمیں آج یہاں پہ میسر ہے, اور یہ بھی ہم نے بڑی جدوجہد سے لی ہوئی ہے, ایسی نہیں لی ہوئی. تو آج جب چیزیں جو مشکل وقت ہے اس میں ہم ان کو وہ ایک تو وہاں اپنے سارے اپنی جائیداد اپنے رشتے دار اپنے دوست ساروں کو چھوڑ کے جو وہ عزت کر کے یہاں پہ آئے ہیں, ہم نے ان کو کوشش حالانکہ اگر آپ ان کی حالت دیکھ لیں جس حالت میں وہ ادھر کیمپس کے اندر رہتے ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک کمرے کے اندر 10 12 بالکل صحیح. تو سر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہٹ دھرمی ہے یا جس پہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں, یہ کس کی پشت پناہی پر ایسا عدم استحکام جانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا جی کس کی پشت پناہی ہے, بٹ جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اور یہ تحریک آزادی کشمیر سے جڑا ہوا معاملہ ہے. یہ غیر سیاسی فورم کے ذریعے جو ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی چینجز نہیں آ سکتی. اس کے اوپر حکومت کو فرنٹ پہ آنا چاہیے. اب ہم نے بھی پہلے بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر چکا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اس میں تمام وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں کا بھی حصہ ہیں اور اس سے ہٹ کے بھی جو فرض کریں نیشنلسٹ ہماری جو جماعتیں ہیں جو ایک 60 70 80 سال سے اپنا ایک نظریہ لے کے چل رہی ہیں, ان کو بھی جو ہے جو وہ کشمیر کاز کو سمجھتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس ڈائلاگ کا حصہ بنائیں اور ایک فریم ورک طے کیا جائے جس میں جو چیز ہے اس کے اندر ایک جو جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12 نشستیں جو ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا کسی نہ کسی صورت میں مس یوز نظر آتا ہے, کیونکہ موسٹلی جو ہیں یہ پنجاب کی سیٹیں ہیں اور ایک کراچی کی ہے, تو اس میں لوگوں کا جگہ ضرور ہے, بٹ وہ ایک فریم ورک طے کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے تو ایک اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا حسن ابراہیم صاحب. امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سوچا جائے نہ کہ ذاتی مفادات کا سوچا جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ویلکم بیک. مارکہ حق میں پاکستان کے مؤثر جواب اور بھارت کے بلند و بانگ دعووں کے برعکس سامنے آنے والے حقائق نے مودی سرکار اور بھارتی عسکری قیادت کو دفاعی پوزیشن پر لا کر کھڑا کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی آرمی چیف کی جانب سے سندور 2.0 جیسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جنہیں کئی مبصرین عسکری حکمت عملی سے زیادہ سیاسی صورت قرار دے رہے ہیں. اسی پر ہم بات کرنے کے لیے مجھے جوائن ریٹائرڈ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب نے. سر عجیب لگتا ہے لیکن بار بار ایک ہی گردان کا دہرانا بھارت کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی آرمی چیف سندور 2.0 کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ اپنا پچھلا حشر بھول گئے ہیں؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں یہ پولیٹیکو ملٹری سگنلنگ ہے. ایک تو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ ریٹرک آپ دیکھیں تواتر کے ساتھ جو یہ ملٹری چیف ہے یا سی ڈی ایس کی طرف سے بھی دیکھا ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اور پھر دوسرا پاکستان کو بھی میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں, پھر ایٹ دی سیم ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باور کرانا چاہتے ہیں. اگر سندور 1 یہی جس طرح کلیم کرتے ہیں if that was successful they restored deterrence, تو پھر سندور 2 کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو we inflicted humiliating defeat on them تو وہ اس سے ابھی تک نکلے نہیں ہیں, اور پھر جو میرا ماننا ہے they will take decades صفائیاں دیتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. سر بہرحال جو بھی ہے دیکھیں کہ یہ ایک ریٹرک ان کا یہ چلتا رہے گا, یہ ایک قسم کا وہ امپریشن سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
لیکن میرا خیال میں پاکستان جو ایک سیکیورٹی اسٹیبلائزر بن چکا ہے، بیسٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن چکا ہے، دنیا اب ہمیں پیئر کمپٹیٹر بھی مانتی ہے. سو دیئر فور بڑا واضح میسج تھا جب لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو یہی چیف نے کہا تھا کہ جغرافیکل جو نقشے سے پاکستان کو مٹا دیں گے، لیکن واضح طور پہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی اوبلیٹریشن ہوگی تو اٹ ول بی میوچول ہوگی، اور اس میں انڈیا پھر کہیں پہ بھی نام و نشان انڈیا کا نہیں ہوگا. اور ویسے ہم مسلمان دیکھیں نا سورہ فیل کو ماننے والے ہیں، جس میں آخری اگر آیت ہے ابرہہ کا لشکر جب گیا تھا تو پھر اللہ نے کیا کہ they made them like a straw eaten up by cattle. تو انڈیا کے ساتھ یہ حال ہو سکتا ہے. سو پاکستان کو نہ وہ انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کی جو ریسٹرینٹ ہے اس کو ویکنس دیکھ سکتے وہ سمجھ سکتے ہیں. پاکستان از اے ریسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم واضح طور پہ اس دفعہ 1 سال مکمل جب ہوئے مارکے حق کے تو آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہمارا اگر کوئی مس ایڈونچر ہوگا تو ہمارا جو جواب ہوگا اٹ ول بی میسیو ہوگا، لیتھل ہوگا، اٹ ول بی پینفل، اٹ ول بی ڈفرنٹ فرام مارکے حق اور مرسوس میں جو تھا. اچھا، آپ کے خیال میں جب خود بھارتی آرمی چیف اعتراف کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آج کے جدید دور میں جنگ میں کچھ چھپایا جائے، تو پھر اس حقیقت کا اعتراف اپنے ہی بیانیے کی نفی کرتا ہے کیونکہ اپنی ہی شکست وہ اپنے ہی لوگوں سے چھپا نہیں پائے؟ دیکھیں بالکل صحیح. اگر دیکھیں یہ مارکے حق میں بنیاد مخصوص ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ جب خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہے اور آپ کا دشمن دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم تیاری کی حالت میں ہیں. سو وی آر پریپیئرڈ اکارڈنگلی. آپ جو مرضی کر لیں وی ول ریئیکٹ اکارڈنگلی. اور ہم جس طریقے سے میں نے کہا کہ رسپانس ہمارا بڑا لیتھل قسم کا ہوگا. سو دیٹ از ویری کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ریٹرکس ہیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، پبلک کے لیے، اور یہ سلوگنز جو ہے سنس دیکھیں آرمی جو ہے انڈیا میں اب پولیٹیسائز ہو گئی ہے. نو اٹ ہیز بیکم اے ہندتوا آرمی، جہاں پہ مسلمانوں کا، کرسچنز کا، سکھوں کی اتنی سے نہیں ہے، لیکن اب بن چکی ہے. اب جو دیکھیں یہ تو مندروں میں جا رہے ہیں، سادھوؤں سے مل رہے ہیں، سینٹ سے مل رہے ہیں، بی جے پی کے نعرے لگا رہے ہیں، RSS کے نعرے لگا رہے ہیں. تو پھر ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. لیکن ایک پروفیشنل آرمی، ایک ڈسپلن آرمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، یا اس طرح لیڈرز کی طرف سے ایسے بیان. آپ نے پاکستان کے کسی کی طرف سے ایسا کوئی بیان کبھی دیکھا نہیں ہے. پروفیشنل بات ہوتی ہے، اور ریسٹرینٹ کی ہم بات کرتے ہیں، رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان کی سورنٹی پہ کوشچن آتا ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ بات آتی ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ بات آتی ہے، دین پاکستانی فوج جو ہے پاکستان کے عوام کی مدد سے یقیناً ہم دشمن کو شکست دیں. بالکل صحیح. اور آپ کے خیال میں اب جو عسکری بیانات ہیں وہ بھی اب سیاسی بیانیے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی بالکل صحیح تھا. میں کہہ رہا تھا کیونکہ آرمی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کو کہتے ہیں مودی جی کی سینا کہتے ہیں، آپ مودی جی کی وائف سینا کہتے ہیں. تو آپ آرمی تو اب پروفیشنل آرمی جو انڈیا آرمی تھی اب وہ نہیں رہی. اب یہ تو ایک گروپ کی، ایک ہندتوا جو سوچ رکھنے والوں کی آرمی بن چکی ہے. تو دیٹس وائی اکارڈنگلی اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور اپائنٹمنٹس پروموشنز بھی آپ دیکھیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں. جو پرو بی جے پی ہے، RSS ہیں، دوز ہو آر ویری کلوز ٹو مودی جی ہے، تو انہی لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے ریٹائر لوگوں کو لا کے CTS لگایا جا رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے ابھی جو سبری منی راجا ہے جس کو وہ لگا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی ایک ریکارڈ ہسٹری ہے، کلوز رہے ہیں مودی جی اور RSS کے. سو میرا خیال میں یہ دیکھیں کہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے ان کی ملٹری. بالکل صحیح. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ 2.0 سندور اگر اس کو عملی جامہ بھارت پہناتا ہے تو کس قسم کا سیٹ بیک پاکستانی صلاحیت سے اس کو دیکھنا پڑے گا؟ دیکھیں ہم نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اس مارکے حق میں، بنیاد مخصوص میں، اینڈ سو کال آپریشن سندور میں ہم نے اپنے 5% کیپیبلٹیز بھی دکھائی نہیں ہیں. ہم نے تو ایک جھلک دکھائی ہے، اٹ واز اے ٹریلر. اور پاکستان کے دیکھیں میسیو کیپیبلٹیز سے جب ہم کمبٹ پوٹینشیلز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہم تو دیکھیں دیٹس وائی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں. دنیا مانتی ہے کہ ہم ایک رسپانسبل ہے.
لیکن یہ ہے کہ اگر 2.0 کی بات کرتے ہیں تو دے آر ویلکم، ہم آئیں گے تو یہی گھوڑا ہے، یہی میدان ہے، آ کے یہاں پہ ٹچ کر لیتے ہیں، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے، نہ یہ کر سکیں گے. دی اونلی تھنگ دے کین ڈو کہ وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، افغانستان کی سوائل یوز کر رہے ہیں، فتنہ الخوارج کو استعمال کر رہے ہیں، فتنہ ہندوستان کو یوز کر رہے ہیں، کشمیریوں کے اسسینیشن پاکستان میں کروا رہے ہیں، ٹیررزم ان پاکستان ایز اے اسٹیٹ انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، ابھی ریسنٹ جو رپورٹ آئی ہے، جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے، سکھوں کے اسسینیشن ہے، جی اس میں بھی یہ انوالومنٹ ہے. سو میرے خیال میں انڈیا ہیز بیکم اے راک اسٹیک. اٹ از اپ ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ وہ اکارڈنگلی اسٹیپس لیں کہ اس کو راک اسٹیٹ کو روکیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود خان صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں یہ آپریشن سندور 2.0 کا انجام کتنا بدتر بھارت کے لیے ثابت ہوگا اگر دوبارہ سے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.